आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 के लिए गणित की प्रश्नावली संख्या 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। साथियों, आपको बड़े क्वेश्चंस तो अपनी प्रश्नावली से कर देते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चंस ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना आप रह जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस न कर पाने के कारण आप कहीं न कहीं अपनी परीक्षा में अपने अंकों को कम कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आज हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी प्रश्नावली संख्या 1 से बताते हैं, उसमें किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करना है। क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके बुक के पीछे जो बड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं की आप प्रैक्टिस कर पाते हो, लेकिन जो अब सदर टाइप में क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं दिए गए आप उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए आज मैं अब सदर लेकर आया हूँ, उनमें से आप लगभग मैं 13 लेकर आया हूँ। तो आपके एग्जाम में जो एग्जाम आने वाले एग्जाम उनमें से आपको इनमें से देखने को मिल सकते हैं। इनमें से पहला प्रश्न है, चलिए हम चलते हैं देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। आपको साथियों परिमेय अपरिमेय की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे √10 इसका कोई हल नहीं हो सकता, तो ये तो अपरिमेय है। √23 इसका भी कोई हल नहीं हो सकता, पूर्णांक नहीं आ सकता, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। √37 इसका भी नहीं हो सकता, और √121 ये आपको पता ही होगा कि इसका हल 11 होता है। अतः ये एक परिमेय संख्या, ये अपरिमेय नहीं है, तो हमारा आंसर इसमें चौथा हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस √3 है, क्या है ये? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या दोनों है, या कोई नहीं है। तो साथियों आपको पता होगा कि कक्षा 9 में ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। √3 एक अपरिमेय संख्या। अब आपको पता होना चाहिए कि अंडरूट वाली संख्या के साथ आप चाहे प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, उसका जो परिणाम होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आने वाला है। तो यहाँ पर √3 आप देखिए, यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें ये तो घटाव कर रहे हैं, तो घटाव करोगे तो कुछ भी करो, उसका जो आंसर आने वाला है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे 2 हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है पाई 1 है। पाई क्या है? तो पाई को आपको याद रखना है कि पाई है वो अपरिमेय संख्या है। फिर तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि दो संख्याओं का मसक, क्या कि दो संख्याओं का मसक 15 है और लसक 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो साथियों आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, कौन सा? कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या आपको दी गई है 5, आपको पूछ रहा है दूसरी संख्या नहीं पता है, तो 2 के 2 लिख दीजिए। HCF मतलब मसक कितना दिया गया? 15, तो इस HCF की जगह आप 15 लिख दीजिए। LCM दिया गया 105 लिख दीजिए। आपको निकालनी है दूसरी संख्या को आप यहीं पर रखिए। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस साइड में आकर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई 105/5। अब 5 से ये कटते हैं, 5 को 5 और 5 किया 15, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर? 3 इंटू 105। अब गुणा कर लीजिए, 3 में से 15 80 3 और 3 315, तो इसका आंसर 315 यहाँ पर तीसरा ऑप्शन से हमारा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर लिखा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। क्या पूछा है? कि 144 के अभाज्य गुणनखंड करो और उसमें जो 2 आई थी उसकी घात कितनी है। तो सबसे पहले हम 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए देखो पीछे क्या है? 4 है, मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग तो कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर वापस पीछे 2 आए, मतलब जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 और 8 आता है उसमें 2 का भाग चलता है। इसमें 2 का है, 2 का भाग 2, तो 2 3 6 और 2 6 12। देखो पीछे 6 आ रहा है, 2 का भाग चलेगा, 2 एकम 2 2 1 16। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 9 बार। फिर 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 144 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 4 3 कितनी बार है? 2 बार। हमें क्या पूछा था कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। अब 2 की घात आप देखिए कितनी है? 4, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है साथियों। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है, यदि p² एक सम संख्या है तो p एक होगा। देखिए एक थ्योरम है जिसमें लिखा हुआ है कि p² एक सम संख्या है, तो आपको याद रखना है अगर p² सम संख्या है तो वो p भी क्या हो जाएगी? एक सम संख्या ही होगी। तो जैसा p² होगा वैसा p होगा। अगर क्या होता p² एक विषम संख्या है तो p भी विषम संख्या होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सवाल है हमारे सातवां, यदि संख्या a तथा 18 का एलसीएम, देखिए संख्या a तथा 18 का एलसीएम कितना दिया गया? 36 दिया गया है, तथा a और 18 का एचसीएफ कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलो
वो का कोई फॉर्मूला देखिए, इसमें इसमें भी वो का कोई फॉर्मूला लगेगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या कितनी दी गई है, देखो ये दी गई है, दूसरी संख्या कितनी दी गई है, 18 दी गई है। एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 2 दिया गया, एलसीएम कितना दिया गया, 36 दिया गया। हमें क्या निकालना है, एक यही पर रहेगा 2 इंटू 36, 18 यहाँ पर गुणा करना है तो यहाँ पर क्या करेगा 5। अब देखिए 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, ठीक है। तो a बराबर क्या बचा यहाँ पर 2 इंटू 2 यानी 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, मतलब a का मान कितना आ गया 4 आ गया। फिर 8वां है कि संख्या 96 और 604 का मसक होगा। क्या पूछा है, 96 और 604 का मसक होगा। तो आप मसक है वो निकाल सकते हैं एचसीएफ। देखो एक तो अभाज्य गुणनफल विधि से आपने दिया क्या, उससे आप निकाल सकते हो एचसीएफ निकाल सकते हो, और दूसरा है आपको भागफल विधि से भी इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। अगर इससे निकालना है जैसे 96 का करो, 96 ठीक है, तो कितने का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी सॉरी 2 चौके 8 2 के 16, ठीक है। फिर 2 का भाग जाएगा 2 और 4 बार, फिर वापस 2 का भाग 12 बार, फिर वापस 2 का भाग 6 बार, फिर वापस 2 का भाग 3 बार, फिर वापस 3 का भाग 1 बार। तो इसके क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 इंटू 3, ठीक है। अब 404 का क्या होगा, 404 इसका करो तो 2 का भाग जाएगा 2 2 4 0 2, फिर 2 का भाग जाएगा 1 0 1, और 101 में सिर्फ 101 का ही भाग जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101। यहाँ पर हम लिखेंगे 96 व 404 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, देखो ये दो, ठीक है, ये दो, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो 2 दूनी 4, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो तो दोनों संख्या होगी। क्या है कि जब दो परिमेय संख्या दी गई है जिसका एचसीएफ भी समान है और एलसीएम भी समान है, क्या दिया गया है कि एचसीएफ भी समान है और एलसीएम समान है, तो क्या होगी वो दोनों संख्या भाज्य होगी, समान होगी, अभाज्य होगी या कोई नहीं होगी। तो जब एचसीएफ और एलसीएम दोनों समान है तो संख्या भी हमेशा क्या होगी, संख्या भी समान हो जाएगी, ठीक है। फिर 144 व 198 का एचसीएफ होगा। साथियों ये क्वेश्चन इसके जैसे का जैसे ही है, अगर आप करना चाहो तो इसको ये आप ये कर लेना, आगे लिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको ये कर देना। फिर देखिए यहाँ पर ये 11 प्रश्न, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या लिखेंगे, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको क्या लिखेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड तो आपको पता चल जाएगा। जैसे पीछे कितने आ गए 6, इसका भाग जाएगा 2 का, 2 7 14 2 8 16, 2 का भाग जाएगा 2 3 6 और 2 9 18, 2 का भाग जाएगा सॉरी 2 का 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 9, फिर 13 का भाग जाएगा 13 एकम 13। तो 156 के क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, 13 कितनी बार है 1 बार। अब ये ऑप्शंस में आपको ये कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस में देखिए 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। फिर क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या आएगी। अगर 2 परिमेय संख्या दी गई है मान लो 1 और ये 2, तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आएगी, तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या आएगी। कहोगे कैसे, तो देखिए इसके बीच में हम क्या 1.1 नहीं लिख सकते हैं, 1.2 नहीं लिख सकते, 1.3 नहीं लिख सकते हैं। फिर इसके और इसके बीच में भी लिख सकते हैं हम 1.1 1.1 2 1.13, मतलब इसके बीचों बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। सीधा सा आपको याद रखना है कि 2 अपरिमेय संख्या होगी, मतलब सॉरी 2 परिमेय संख्या होगी और उसके बीच में आपको परिमेय संख्या पूछे तो वो कितनी होगी, तो वो अनंत हो जाएगी, ठीक है। आपको सीधा सा ये याद रखना है, अनंत हो जाएगी। फिर क्या है कि 2 संख्याओं a और b का एचसीएफ क्या होगा, कि 2 संख्या दी गई है। साथियों इसको इस सवाल को सही से समझना कि 2 संख्या दी गई है, उन्होंने माना कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, मतलब ये सहअभाज्य संख्या, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है, ठीक है।
तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जब दोनों संख्या अलग अलग हो तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है, उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। इस तरह हमने प्रश्नावली संख्या एक, प्रश्नावली संख्या एक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो सभी हमने देख लिए। आशा करता हूँ कि इन्हीं में से आपको देखने को मिले एग्जाम में, और इसी तरीके का पैटर्न बनता है आपके एग्जाम में। और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप एक बार अपने खुद से सॉल्व कीजिएगा, और ये आपको होमवर्क में दिया गया है, आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, तो धन्यवाद, और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।